एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, फोर्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड देन वी शिफ्टेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until an external forces acted to change its state। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर हम अप्लाई नहीं करते उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो स्टेट है उसे चेंज करने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज इनर्शिया। इनर्शिया मैंने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट को चेंज करने से जो रेजिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। नाउ वी हैव टू स्विच ऑन टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले वी नीड टू गो थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम। एक्चुअली मोमेंटम इज वेरी मच लिंक्ड टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको ये टॉपिक दैट इज मोमेंटम समझ आ जाता है, देन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंटम के साथ। बेसिकली इसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ पॉइंट्स निकालूंगी और फिर उन पॉइंट्स को लिंक करके हम मोमेंटम को समझेंगे। वी हैव टेकन 2 बॉल्स, फर्स्ट इज टेनिस बॉल एंड द सेकेंड इज क्रिकेट बॉल, राइट। अब ये जो दोनों बॉल है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी बॉल ज़्यादा हैवी होती है? एक्चुअली क्रिकेट बॉल इज मच हैवियर देन द टेनिस बॉल, यानी कि जो क्रिकेट बॉल है उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द टेनिस बॉल। तो हमने 2 बॉल्स ली हैं जिनका डिफरेंट वेट है, दैट इज टेनिस बॉल एंड क्रिकेट बॉल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बॉल्स को सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से थ्रो करना है। वी हैव टू थ्रो दीज बोथ द बॉल्स with the same speed or the same velocity। अब सपोजिंगली मेरे सामने एक मेरा फ्रेंड खड़ा था, उसने मुझे दोनों बॉल्स दी, या फिर हम वी आर स्टैंडिंग इन अ ग्रुप और 2 बॉल्स फेंकी गई। तो जब आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे, दैट इज व्हेन यू विल ट्राई टू स्टॉप बोथ दीज बॉल्स, तो आप देखोगे कि आपको टेनिस बॉल को रोकने में लेस फोर्स लगा। वहीं अगर आपको क्रिकेट बॉल को रोकना था, यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, यानी कि जब आपने टेनिस बॉल को रोकने के लिए टेनिस बॉल को रोका तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन जब आपने क्रिकेट बॉल को रोका तो आपको टेनिस बॉल के मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए। तो हमने क्या किया, 2 बॉल्स ली, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल, जिसमें से क्रिकेट बॉल हैवी होती है। इन दोनों को हमने सेम स्पीड पे थ्रो किया, राइट। जब हमने इन दोनों को सेम स्पीड पे थ्रो किया, लेकिन जब हम इन्हें स्टॉप कर रहे थे थ्रो करने के बाद, तो हमने देखा कि जो टेनिस बॉल है उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ा एज कम्पेयर टू द क्रिकेट बॉल। तो वैसे एक्चुअली में हुआ क्यों? हमने तो सेम स्पीड से दोनों बॉल्स को फेंका था, लेकिन फिर भी हमें टेनिस बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स और क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ा? इसको समझने के लिए वी नीड टू लिंक इट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने बताया था इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट को चेंज करने की रेजिस्ट करेगा। अब ये जो दोनों बॉल्स हैं ये दोनों मोशन में है, तो जब हम इन्हें स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, जो दोनों बॉल्स का इनर्शिया है वो ट्राई करेगा कि वो स्टॉप ना हो और वो अपने मोशन में ही रहे। तो आप क्या बता सकते हो कि टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इसके लिए भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास, यानी कि जिस बॉडी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल में से कौन सी हैवी है?
क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और टेनिस बॉल का इनर्शिया कम होगा, राइट। हमने देखा कि इनर्शिया क्या होता है, विद द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट एंड इट डिपेंड्स ऑन द मास। तो क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज़्यादा होगा और टेनिस बॉल का इनर्शिया जो है वो कम होगा। अब हमें अगर किसी भी प्रॉपर्टी की जो वो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट या टेनिस बॉल, जो वो रेजिस्ट कर रहे हैं मोशन से स्टॉप होने के लिए, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर हमें उसे ओवरकम करना है, उनकी स्टेट को चेंज करना है, तो यानी कि हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये जो इनका इनर्शिया है वो ओवरकम हो पाए, यानी कि जितना वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा ताकि हम उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकें। तो यानी कि क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज़्यादा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोर फोर्स, और टेनिस बॉल का इनर्शिया कम था इसीलिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ा उसे रोकने के लिए। तो ये तो था कि एक्चुअल में हमें इसमें लेस फोर्स और इसमें मोर फोर्स क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि क्रिकेट बॉल हैवी है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा तो यानी कि उसे रोकने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ टेनिस बॉल। तो इससे हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जितना फोर्स हम एक बॉडी को रोकने में लगाएंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी कि जितना ज़्यादा मास एक ऑब्जेक्ट का होगा उसे रोकने के लिए हमें उतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, या फिर जितना कम मास होगा या वेट होगा एक ऑब्जेक्ट का हमें उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं फोर्स और मास, इन दोनों के बीच का लिंक क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और जो फोर्स है हमें कितना फोर्स अप्लाई करना है वो किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया पे। बेसिकली हमें फोर्स कितना अप्लाई करना है वो किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया पे, राइट। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो हमने बस इस वाले बीच वाली चीज़ को हटा के एक सीधा लिंक बना दिया कि अगर हमें एक चीज़ को रोकने के लिए फोर्स लगाना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, यानी कि ज़्यादा मास होगा एक ऑब्जेक्ट का, ज़्यादा वेट होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, एंड द वाइसा वर्सा। तो ये तो है हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। नाउ वी विल सी द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अब इसमें हमने क्या किया है, दो सेम क्रिकेट बॉल्स या फिर टेनिस बॉल लेते हैं। अब हम इनको जब थ्रो करेंगे तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ या स्पीड से करेंगे, यानी कि अब दोनों बॉल्स का जो वेट है, मास है, वो सेम है, लेकिन अब हम उनको डिफरेंट वेलोसिटीज़ या स्पीड से थ्रो करेंगे। एक बॉल को हम हाई वेलोसिटी पे थ्रो करेंगे और एक बॉल को लो वेलोसिटी पे थ्रो करेंगे। तो जब आप उन्हें कैच करोगे यू विल सी कि जो हाई वेलोसिटी या जो हाई स्पीड से बॉल आ रही थी उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वहीं जो बॉल लो वेलोसिटी पे आ रही थी उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने ऐसा देखा होगा कि आप जब किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे होते हो तो कहते हैं कि धीरे से बॉल फेंकना वरना उस बच्चे को लग जाएगी। एक्चुअल में जो बॉल है हम धीरे से इसलिए फेंकते हैं ताकि उस बच्चे को वो आराम से ले, जो बच्चा है वो आराम से ले सके, उसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम कोई बॉल तेज़ी से फेंकेंगे तो उसमें क्या होगी, हाई वेलोसिटी, जिसकी वजह से जो उसे स्टॉप करेगा उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाए देन इट विल हर्ट दैट पर्सन। तो यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स को हाई वेलोसिटी पे फेंकेंगे तो उसे रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हम लो वेलोसिटी
ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो हमें लो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास एक और चीज़ निकल के आती है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दैट बॉडी। हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या पढ़ी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा तो उसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स, वेलोसिटी कम तो उसे रोकने के लिए कम फोर्स। सो दिस वॉज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। नाउ वी विल स्टडी के जो दोनों ऑब्जर्वेशन हैं ये मोमेंटम से आखिर रिलेटेड कैसे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें किसी बॉडी को जो मोशन में है उसको स्टॉप करना है तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना है, दैट इज ऑन द मास एंड द वेलोसिटी, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि एक बॉडी कितने टाइम तक मोशन में रहेगी या फिर कितना वो मोशन शो करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि अगर एक सपोज बॉल आई, वो बहुत हाई स्पीड से आई और उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, तो उसे रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैंने वो फोर्स नहीं लगाया तो क्या मैं उस बॉल को रोक पाऊँगी? नहीं रोक पाऊँगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि एक बॉडी कब तक मोशन में रहेगी या फिर जो एक बॉडी है उसको स्टॉप करने से पहले वो कितनी देर मोशन में रहेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर जो बॉडी है उसकी जो मास और जो उसका वेलोसिटी है अगर वो ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, और अगर हम वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाए तो वो बॉडी जो है वो ज़्यादा देर मोशन में रह पाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी दैट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर हमें किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उस बॉडी के मास और उस बॉडी की वेलोसिटी पे। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है मोमेंटम का, दैट इज P इक्वल्स टू m इंटू वी। P क्या होता है? मोमेंटम, m इज इक्वल्स टू मास एंड v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम अगर हमें किसी भी बॉडी का निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? उस बॉडी के मास से उस बॉडी जितने भी वेलोसिटी पे वो ट्रेवल कर रही है या मोशन शो कर रही है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बिकम मोमेंटम। सो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी दैट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल्स टू m इंटू वी। अब हमें निकालनी है मोमेंटम की SI यूनिट। मोमेंटम की SI यूनिट निकालने के लिए हम इसके फॉर्मूलाज की SI यूनिट देखते हैं। मास जो होता है, मास उसकी SI यूनिट क्या होती है? kg, एंड वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मैं मोमेंटम को लिख सकती हूँ kg इंटू मीटर पर सेकेंड लिख सकती हूँ मैंने मास की जगह जो उसकी SI यूनिट थी वो लिख दी और वेलोसिटी की जगह उसकी SI यूनिट, ताकि मैं मोमेंटम की SI यूनिट निकाल सकूँ। तो जब मैंने इसे ऐसे लिखा तो मोमेंटम की क्या SI यूनिट निकल के आई? kg मल्टीप्लाई m या फिर डॉट। मल्टीप्लाई को हम डॉट के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो kg डॉट m अपॉन सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन की एक बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी कितनी देर मोशन में रहेगी या वो कितना मोशन शो करेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? उस बॉडी की मास और उस बॉडी की वेलोसिटी पे, और इसी टर्म को हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज P विच इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और उसकी SI यूनिट होती है kg डॉट मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल या फिर एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट दिया हुआ है, नाउ आई हैव टू टेल कि उस केस में मोमेंटम क्या होगा। मुझे दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, अ बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि कोई भी मोशन नहीं है उस बॉडी में, द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो मास और वेलोसिटी से कंपेयर करो, क्या उस बॉडी का मास होगा?
ऑब्वियसली होगा, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, बॉडी का मास तो होगा ही। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या उसकी वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। तो यानी कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ वेलोसिटी को ज़ीरो, यानी कि जो बॉडी रेस्ट पे है उसका मोमेंटम कैसे आएगा? मोमेंटम इक्वल्स टू मास उसका जो भी हो इनटू ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी मेरी ज़ीरो है तो उस केस में मेरा मोमेंटम भी क्या आ जाएगा? 0 kg/मीटर/सेकेंड। तो यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी बीइंग ज़ीरो। So this is momentum. The quantity of motion in a body depends on the mass and velocity of the body, and P is equals to m into v. तो अभी हमने पढ़ा कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, और फिर मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। और अगर कोई भी बॉडी मोशन शो कर रही है या फिर एनी मूविंग बॉडी, उसका मोमेंटम डेफिनेटली होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, लेकिन अगर कोई बॉडी मूविंग है देन दैट विल पोजेस मोमेंटम। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मोमेंटम इन डे टू डे लाइफ। फर्स्ट इज कराटे प्लेयर। बेसिकली जो कराटे प्लेयर्स होते हैं, अगर आप उनके सामने एक स्लैब ऑफ टाइल्स का पूरा पाइल रख दोगे, यानी कि बहुत सारी टाइल्स आप पाइल अप करके रख दोगे, आप उनको बोलोगे ना कि उन्हें तोड़ो, तो बेसिकली वो पता नहीं क्या करते हैं जिसकी वजह से वो एक बार हाथ मारते हैं और वो सारी टाइल्स जो है वो टूट जाती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हम मारेंगे, हमारे से तो नहीं टूटती भाई, क्योंकि जो वो कराटे प्लेयर्स होते हैं, देखो उनके हैंड और जो हमारे हैंड होते हैं उनका वेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन हम जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से उन टाइल्स को हिट करेंगे दैट इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ द कराटे प्लेयर्स। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू m इंटू वी, राइट। मतलब कि जो कराटे प्लेयर है उनके जो हैंड का वेट है वो तो हमारे हैंड नॉर्मल हैंड के मुकाबले उतना ही मास होता है, तो फिर आखिर उनमें इतना मोमेंटम आता कैसे है कि वो इतनी जोर से मोशन शो करके उन सारी टाइल्स को तोड़ पाते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी इन दिस केस। यानी कि जो कराटे प्लेयर्स टाइल्स को तोड़ देते हैं उनमें किस वजह से मोमेंटम का डिफरेंस होता है? ड्यू टू द वेलोसिटी, राइट, ड्यू टू द वेलोसिटी। क्योंकि जो कराटे प्लेयर होते हैं उनके हैंड भी हमारे जैसे ही होते हैं, नॉर्मल मास उनका भी उतना ही होता है, लेकिन वो फिर भी उन टाइल्स को तोड़ पाते हैं क्योंकि वो उन्हें इतनी फास्ट स्पीड से हिट करते हैं कि उसकी वजह से उनका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा टाइल्स पे लगता है, जिस वजह से वो टाइल्स टूट जाती है। सो कराटे प्लेयर का मोमेंटम किस वजह से ज़्यादा होता है? ड्यू टू द वेलोसिटी, नॉट ड्यू टू द मास। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल बहुत छोटी सी होती है, लेकिन अगर वो बहुत स्पीड से आती है ना और किसी बैट्समैन या बॉलर को लग जाए तो वो बहुत जोर की उनको हर्ट कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्रिकेट बॉल तो छोटी सी, उसका मास भी कम होगा, तो फिर आखिर वो इतनी ज़ोर से इंजरी कैसे कर सकती है? इस केस में भी जो क्रिकेट बॉल है उसकी वेलोसिटी के कारण ही जो बैट्समैन है वो हर्ट हो जाते हैं। अब एक्चुअल में क्रिकेट बॉल जो है उसका मास तो छोटा सा ही है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के मुकाबले वो तो काफ़ी लाइट वेटेड होती है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस को हर्ट कैसे कर देती है? एक्चुअल में जब वो बॉल है वो आ रही है, उसे अगर हमें रोकना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी फास्ट स्पीड में आ रही है और वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हमें हर्ट कर देती है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ कार और बस। बेसिकली जो कार और बस होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन तब भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है दैट इज़ सीवियर। अब बेसिकली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो सीवियर कैसे होते हैं? जबकि हमारी वेलोसिटी तो बहुत कम है, यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है वो किसकी वजह से ज़्यादा होता है? ड्यू टू द मास। यानी कि जो कार या बस होते हैं उनकी जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, दैट इज़ मोमेंटम ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता तो वो सीवियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंटम। लाइक कराटे प्लेयर कैसे तोड़ पाते हैं? ड्यू टू हाई वेलोसिटी।
क्रिकेट बॉल हमें इंजर कैसे कर देती है? ड्यू टू द हाई वेलोसिटी। लेकिन जो कार या बस है उसकी वजह से सीवियर एक्सीडेंट कैसे हो जाता है? ड्यू टू देयर हेवी मास। Now let's see a numerical of momentum। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ मैन विथ मास 75 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो एक पर्सन है उसका मास है 75 किलोग्राम और वो वॉक कर रहा है या फिर वो मोशन में है एट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है उसका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू m इंटू वी। तो मास हमें कितना दिया हुआ है? 75 किलोग्राम और हमें वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आ गई 150 kg डॉट m अपॉन सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस पर्सन। तो आप ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस मोमेंटम के कर सकते हो। सो ये था मोमेंटम का टॉपिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज।